हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम सॉल्व करेंगे जेईई मेंस 2024 में 30 जैन को होने वाले सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन। ओके, और आज के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको आप लोग थोरोली रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ इन कंसेप्ट्स को आप फर्दर होने वाले एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे। ठीक है, अभी आने वाले सेकंड सीजन ऑफ जेईई मेंस 2024 के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट्स रिवाइव करने हैं, बिकॉज यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या गिवन है। देखिए, रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, a block of mass 1 kg is ascended on inclined plane by distance of 10 meter as shown in the diagram with help of force of 10 Newton along the incline. Find work done against the friction. देखिए गिवन क्या है कि एक इंक्लाइन सरफेस है। ठीक है, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, यहां पर डायग्राम में शो नहीं हुआ है। एंगल है 60 डिग्री और इस पर एक ब्लॉक है। ठीक है, इस पर 10 न्यूटन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन इस पर एक्ट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, लेट से एफ, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। हमसे पूछा है फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा, तो पहले हमें फ्रिक्शन फोर्स देखना होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पर लगने वाले फोर्सेज को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक, ये एंगल 60 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ mg एंगल बनाएगा कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पर mg के कंपोनेंट बन जाएगा, एक कंपोनेंट होगा इस नॉर्मल के अलोंग, वो होगा mg cos 60। ठीक है, ये बैलेंस करेगा किसको, नॉर्मल को। इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट होगा mg sin 60। हमें n की वैल्यू देखनी है। यदि इस सरफेस के परपेंडिकुलरली ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ mg cos थीटा। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि n इज इक्वल्स टू mg cos 60। ओके, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो n का वैल्यू यहां पर बन जाएगा mg/2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा म्यू mg/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रिक्शन फोर्स है हमारे पास, वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अलोंग मूव कर रहा है तो वर्क डन होगा यहाँ पर W इक्वल्स टू माइनस F इंटू एस। F फ्रिक्शन फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन W इक्वल्स टू माइनस म्यू mg/2 इंटू एस। तो W यहां से आ जाएगा माइनस म्यू हैज वैल्यू 0.1, m मास गिवन है इसका 1 kg, 1 g का वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। तो वर्क डन यहां से आ जाएगा माइनस 10 इंटू 10 100 और इंटू 0.1, तो ये बचेगा 10, तो माइनस 10 जूल। दिस विल बी अवर आंसर। तो देखिएगा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या गिवन है, a force of 10 Newton is applied on a 3 block system as shown. Find two tensions T1 and T2 acting on the strings which are tying 2 kg and 3 kg and 5 kg with each other. Okay, तो हमें T1 और T2 का वैल्यू यहां पर पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सिस्टम है, ब्लॉक सिस्टम है, हमें इस पर सबसे पहले फोर्सेस एनालिसिस करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, और
ये 2 kg 3 kg 5 kg एक स्ट्रिंग के जरिए कनेक्टेड है, गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो इसका मतलब है कि 10 न्यूटन फोर्स कंप्लीट सिस्टम को एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि पूरे सिस्टम का सेम एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। A इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 + 2 5 + 5 10। सो एक्सेलरेशन यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या देखना है कि T1 और T2 का वैल्यू क्या है। T1 कहां पर एक्ट कर रहा है, T1 एक्ट कर रहा है 2 kg और 3 kg के बीच, तो 2 kg एंड 3 kg के बीच T1 फोर्स एक्ट कर रहा है। उसी तरह से 3 kg 5 kg के बीच T2 टेंशन एक्ट कर रहा है। ओके, हमें पहले T1 निकाल लेना चाहिए क्योंकि 2 kg पर एक्सेलरेशन है A, सेम एक्सेलरेशन रहेगा, A एक्सेलरेशन रहेगा। ओके, और 2 kg को एक्सेलरेट करने का काम कौन कर रहा है, T1। तो हम लिखेंगे T1 इज इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। सो T1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1, तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से 2 न्यूटन। ठीक है, T1 हमने निकाल लिया। इसी तरह से 3 kg पर फोर्सेज एनालिसिस हम कर लेंगे। फ्री बॉडी बनाते हैं 3 kg का, तो देखिए T2 एक्ट करेगा इन राइटवर्ड डायरेक्शन और T1 एक्ट करेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है T2 के अलोंग, तो हम लिख पाएंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्सेलरेशन A। T2 माइनस T1 हैज वैल्यू 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1। So T2 इक्वल्स टू 3 + 2 इट मीन्स 5 न्यूटन। तो T1 हैज वैल्यू 2 न्यूटन एंड T2 हैज वैल्यू 5 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 1 2 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। गिवन है द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन F इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। मतलब हमें क्या गिवन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और उसमें थ्रेशोल्ड, उसमें फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें पता है क्या है, H न्यू इक्वल्स टू पाई नोट प्लस के मैक्सिमम। स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में के मैक्सिमम की जगह हम लिख सकते हैं EV नोट एंड वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है H न्यू नोट। ओके, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा आएगा हमारे पास EV नोट इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, H न्यू माइनस न्यू नोट, या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग H न्यू माइनस H न्यू नोट। यहां से E डिवाइड करेंगे तो V नोट आ जाएगा H/E इंटू न्यू माइनस H न्यू नोट डिवाइडेड बाय E। यहां आप देखेंगे कि V नोट और V नोट एंड न्यू के बीच जो ग्राफ है वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ये मैं y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लेता हूं और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी में लेता हूं यदि, तो देखिएगा इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव में इंटरसेप्ट होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर नेगेटिव में इंटरसेप्ट होगा तो ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ होगा यहाँ पर। ओके, हमसे इस ग्राफ का स्लोप पूछा है तो देखिएगा जिस तरह हम लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, तो x का जो कोफिशिएंट है वो होता है स्लोप। तो इसी तरह से न्यू का कोफिशिएंट क्या है, H/E। तो यहाँ पर ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, H/E। तो H/E हमारा आंसर है क्योंकि पूछा यही है स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, तो H/E ऑप्शन 1 अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या गिवन है, देखिएगा आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस
is converted to steam at 100 degrees Celsius. Okay, the curve plotted between temperature T and time small t when it is being heated by constant power source is. तो देखिएगा, हमें पता है कि जब हम आइस लेते हैं, मान लो आइस है 10 डिग्री सेल्सियस का, -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब मैं इसको हीट दूंगा तो पहले इसका टेम्परेचर राइज करेगा और ये कन्वर्ट होगा इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब हीट दिया जाएगा तो ये आइस कन्वर्ट होने लगेगा इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड उसके बाद यदि हम हीट देंगे अगेन तो यहां पर वाटर फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाई? बिकॉज फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, इसलिए अब इसके बाद और ज्यादा हीट हम देते हैं तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक, फिर फेज चेंज होगा और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक अगेन टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, और फिर फेज चेंज होगा फ्रॉम वाटर टू स्टीम। तो ग्राफ कैसा रहेगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारे पास, वो ग्राफ इस प्रकार से रहेगा। देखिएगा कि पहले टेम्परेचर राइज करेगा, ओके, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओके, और उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज करेगा और देन 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है कि फेज चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। two particles are projected from a tower of height 400 meter. Angles 45 degree and 60 degree with horizontal. If they have same time of flight, find the ratio of their velocities. प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, हमें सेम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंगल्स गिवन है और वेलोसिटीज का रेशियो हमसे पूछा है। तो सेम टाइम ऑफ फ्लाइट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो इसका मतलब है t1 इक्वल्स टू t2। हम यहाँ पर u और थीटा डिफरेंट है तो इक्वेशन में लिखेंगे 2u1 sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय g इक्वल्स टू 2u2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय g। ओके, अब देखिए जी थीटा का वैल्यू हमें गिवन है। थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 45 डिग्री, थीटा 1 है 45 डिग्री। ओके, और थीटा 2 का वैल्यू कितना गिवन है, थीटा 2 का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। ओके, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और u1 अपॉन u2 आ जाएगा हमारे पास। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड डिवाइडेड बाय sin 45 का वैल्यू होगा 1/√2। √2 से 2 को कट करेंगे, √2 बचेगा। तो u1 अपॉन u2 इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी अवर आंसर। ओके, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, क्या पूछा है। इन गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज। हमें सर्किट डायग्राम गिवन है, इसमें 2 रेजिस्टेंस गिवन है और 100 ओम पर वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और उस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना गिवन है, वोल्ट मीटर का रीडिंग गिवन है 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर का रीडिंग 1 वोल्ट गिवन है, 1 वोल्ट। 1 से
1 वोल्ट। ओके, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना गिवन है? 1 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आर टोटल निकालेंगे, वो तो बड़ा इजी है। आर टोटल तो निकालना ही क्या है, 200 प्लस 10। देखिए आर टोटल भी निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो देखिएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें देख लेना चाहिए। तो देखिए यहां पर मान लो 5 वोल्ट से करंट निकला आई, ठीक है। ये आई करंट इस ब्रांच में, यहां पर इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। लेट अस से कि वोल्ट मीटर में करंट गया I1 और 100 ओम में करंट गया I2, ठीक है। अगेन I1 I2 कंबाइन होंगे और करंट बनेगा I। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या निकाल सकते हैं, I का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए I कैसे निकालेंगे, I है करंट इन 200 ओम। तो करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू, देखिए 5 वोल्ट टोटल है, जिसमें से 1 वोल्ट 100 ओम और वोल्ट मीटर पर है, पैरेलल में है तो सेम होगा वोल्टेज। तो 5 में से 1 वोल्ट है वोल्ट मीटर और 100 ओम रेजिस्टेंस पर। ओके, तो बचा हुआ वोल्टेज 200 ओम को मिलेगा, यानी कि 4 वोल्ट। तो 4 डिवाइडेड बाय 200। ओके, तो I का वैल्यू यहां से आ जाएगा, I का वैल्यू आएगा यहां से 1 या 2 डिवाइड बाय 100 एम्पियर। ओके, I हमारे पास मिल गया, ठीक। अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए वोल्टेज 1 वोल्ट वोल्ट मीटर पर भी रहेगा और 100 ओम के रेजिस्टेंस पर भी रहेगा, ठीक है। तो हम I2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 100 ओम में बहने वाला करंट। तो I2 यहां से आ जाएगा 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट है और 100 ओम रेजिस्टेंस है, 1/100 एम्पियर। I2 आ गया। तो यहां से हम I1 निकाल सकते हैं। I1 आएगा I माइनस I2। तो I1 विल बी, I का वैल्यू क्या है 2/100 माइनस I2 का वैल्यू क्या है 1/100। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, I1 आ जाएगा 1/100 एम्पियर। ओके, I1 हमें मिल गया। I1 क्या है, वोल्ट मीटर में फ्लो होने वाला करंट। अब वोल्ट मीटर का वोल्टेज हमें पता है 1 वोल्ट, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल्स टू वोल्टेज 1 डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्ट मीटर, जो कि I1 है, और I1 का वैल्यू 1/100 हमने निकाला है, तो 100 ऊपर जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी 100 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्या गिवन है, इन द सर्किट शोन if the potential drop in forward bias across silicon and germanium diodes are 0.7 volt and 0.3 volt, find the potential difference across 2.5 kilo ohm। तो देखिए सर्किट डायग्राम आपको विजिबल होगा, आई होप कि यहाँ पर 15 वोल्ट के बैटरी के साथ सीरीज में सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड्स हैं और साथ ही साथ दो रेजिस्टेंसेज हैं 2.5 किलो ओम एंड 1.5 किलो ओम का। ओके, हमें क्या पता लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.5 किलो ओम। ठीक, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट कितना होगा, तो देखिए करंट I इक्वल्स टू 15 वोल्ट टोटल वोल्टेज है, जिसमें से 0.7 वोल्ट कंज्यूम हो जाता है सिलिकॉन पर और 0.3 वोल्ट कंज्यूम हो जाता है जर्मेनियम पर। तो रिमेनिंग वोल्टेज जिसकी वजह से 2.5 और 1.5 किलो ओम में करंट फ्लो कर रहा है वो हो जाएगा 15 माइनस 0.7 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा 2.5 एंड 1.5, ये हो जाएगा 4 किलो ओम। 4 किलो ओम है तो 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से I बनेगा 15 माइनस 1 14 डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी 7/2 मिली एम्पियर। 10 टू द पावर माइनस 3 के लिए मिली मैंने लिखा। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.5 किलो ओम।
अभी यही करंट है जो हमने फाइंड आउट करा है, ये करंट 2.5 किलो ओम में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर करंट इंटू रेजिस्टेंस करके हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो V आ जाएगा I इंटू R, सो V इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2.5। अब देखिए 7/2 मिली में है और 2.5 किलो ओम में है, तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आएगा 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 and 3 17, 17.5 divided by 2, so it will be 8.25 8.75 sorry 8.75 volt will be our answer। 8.75 volt, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, इट्स इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स इज I, then intensity at distance 4 सेंटीमीटर from the source shall be। हमें क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सोर्स से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी हमें I गिवन है, और हमसे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी पूछा है। हमें पता है कि यदि पॉइंट सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स के चारों तरफ लाइट इक्वली डिवाइड होगी, और किसी r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल्स टू पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस होगा, इसलिए पावर डिवाइडेड बाय 4πr² हम लिखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, नाउ हमें 2 डिस्टेंस गिवन है, तो हम रेशियो से सॉल्व कर लेंगे। सो I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 होल स्क्वायर। ओके, I1 कितना है I, एंड I2 वो अननोन है, वो पता लगाना है। R2 कितना है 4 और R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, कट जाएगा, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ये आएगा 2। सो I2 विल बी I डिवाइड बाय 2, I2 will be I divided by 2, so correct option हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, द प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस shown in the figure। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने, पीवी डायग्राम गिवन है। ओके, देखिए यहाँ पर गामा इक्वल्स टू 1.1 भी गिवन है। अब देखिएगा पीवी ग्राफ है और एक्सपेंशन हो रहा है, ओके, तो देखिएगा कि ए कर्व और बी कर्व में से ए का स्लोप ज्यादा है। स्लोप ऑफ ग्राफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ बी। ओके, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। स्लोप ए का ज्यादा है, इसका मतलब है कि देखिएगा 2 प्रोसेस हो सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू सी, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, और यदि स्लोप ज्यादा है तो पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू सी। हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है और बी यहाँ पर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर बी यदि आइसोथर्मल भी नहीं है तो इसका ये मतलब है कि बी के लिए जो वी पर पावर है वो ए के लिए वी पर पावर से कम है। तो देखिएगा, हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड पी वी रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा दिखाया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये सही अप्रोच नहीं हो सकता, सही ऑप्शन नहीं है। जबकि हम देखेंगे ऑप्शन टू देखिएगा, ए के लिए हम देखते हैं, देखिएगा
देखो पीवी रेस टू पावर 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और प्रोसेस बी पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसके लिए जो वी पर पावर है, वी पर पावर होगी वो 1 से ग्रेटर देन होगी, गामा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, जबकि यहाँ पर 1 अपॉन गामा है, लेस देन 1 है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। ए फर्स्ट और सेकंड तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन को हम देखते हैं, यहाँ पर पीवी इक्वल्स टू 1.01 पीवी रेस टू पावर गामा, यानी गामा का वैल्यू है यहाँ पर 1.01 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और पीवी रेस टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो क्योंकि बी का स्लोप कम है तो बी के लिए वी पर जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जबकि यहां पर देखेंगे गामा हमें गिवन है, कितना गिवन है 1.1, और ए के लिए तो गामा का वैल्यू 1.05 है और बी के लिए गामा का वैल्यू 1.1 है, जबकि होना क्या चाहिए, जस्ट उल्टा होना चाहिए, ए के लिए गामा का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, 1.1 ए के लिए होना चाहिए। ओके, तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है ये भी, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है इससे। ठीक है, ऑप्शन 4 को देखते हैं, तो देखिएगा ऑप्शन 4 में ए के लिए पीवी रेस टू पावर 1.2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहां पे चलो देखते हैं इसको। नेक्स्ट देखना बी के लिए लिखेंगे तो पीवी इक्वल्स टू सी, पीवी इक्वल्स टू सी। तो देखो बी वाला जो है ऑप्शन 4 में बी वाला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस दिखाया गया है, जबकि ए वाला प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस दिखाया गया है, और इसमें पावर भी वी पर बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, voltage across 5 ohm resistor is given as V equals to 100 sin 100 pi t. Find out time required for current through it to change from I naught by 2 to I naught. ओके, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिएगा हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि करंट का वैल्यू हम निकालेंगे तो करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो देखिए वोल्टेज कितना है यहाँ पर 200 साइन 100 पाई टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ से करंट का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 40 साइन 100 पाई टी, 40 साइन 100 पाई टी, दिस इज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर करंट थ्रू इट टू चेंज फ्रॉम आई नोट बाई 2 टू आई नोट। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, मैंने क्वेश्चन देखा था, जो प्रिंटिंग एरर हो सकती है ये। ओके, देखिए ये करंट का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, आई नोट से आई नोट बाई 2, इस तरह से गिवन था। ओके, हमसे पूछा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो हम दोनों वैल्यू ऑफ करंट पर हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और फिर जो टाइम का वैल्यू मिलेगा उस टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो टाइम इंटरवल हमें मिल जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट जब मैं आई के प्लेस पर आई नोट लिखता हूं, आई नोट यहां पर क्या है, आई नोट इज पीक करंट मतलब 40, तो आई नोट रखता हूं मैं, यदि आई नोट यानी 40 रखता हूं तो 40 इक्वल्स टू 40 साइन 100 पाई टी। ओके, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू साइन 100 पाई टी। ओके, तो साइन का वैल्यू यदि 1 है तो 90 होगा एंगल का वैल्यू, तो 90 यानी पाई बाई 2 इक्वल्स टू एंगल 100 पाई टी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T1, लेट्स से मैं इसको T1 लिख लेता हूँ, जब I का वैल्यू आई नोट है, पीक है तो T1, तो यहाँ से T1 हमारे पास आ जाएगा क्या, T1 विल बी 1 अपॉन 200 सेकेंड्स। T1 हमें मिल गया कि जब करंट का वैल्यू पीक है तब टाइम कितना है 1 अपॉन 200 सेकेंड्स। ओके, सेकंड में जो गिवन है कंडीशन आई नोट बाई 2 यानी कि 20 एम्पियर, 20 इक्वल्स टू, ठीक है 1 सेकेंड दिया,
देखो देखिए, अब सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं कि आई का वैल्यू आई नॉट बाई 2 है, यानी कि 20 है, तो 20 इक्वल्स टू 40 साइन 100 पाई टी। ओके, तो यहां से सॉल्व करेंगे, 1/2 आएगा इधर, 20/40 1/2। ओके, तो 1/2 इक्वल्स टू साइन 100 पाई टी। तो यहां से अब देखिएगा 1/2 इक्वल्स टू साइन 100 पाई टी। ठीक है, उससे पहले मैं ये जो ऊपर है इसको मैं मिटा लेता हूं ताकि हमारे पास स्पेस मिले। देखिए, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1/2 इक्वल्स टू साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, पाई बाय 6 पर, यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पाई बाय 6। नेक्स्ट वैल्यू कब होगा, 5 पाई बाय 6। ओके, तो देखिएगा पाई बाय 6 या फिर 5 पाई बाय 6 इक्वल्स टू 100 पाई टी। देखो अब यहां थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। देखिएगा जो साइनोसॉइडल कर्व होता है वो इस तरह से वेरी होता है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग। मान लो यहाँ करंट है आई, इधर टाइम एक्सिस है, ये है आई नोट, ये है आई नोट। अब आप पाएंगे कि यहाँ पर पीक है आई नोट। ठीक है, आई नोट यानी कि पीक वैल्यू जब है, जब टाइम है t1 और आई नोट बाई 2 होने में टाइम पूछा है, तो टाइम क्योंकि ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 वैल्यू कब कब आ सकती है, पाई बाय 6 पर। पाई बाय 6 एक तो मिलेगी यहां पर, देखिए t1 से पहले लेंगे तो पाई बाय 6 आएगा, और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी आई नोट बाई 2 वो कहां मिलेगी, t1 के बाद। ठीक है, तो t1 से पहले मिलेगी तो पाई बाय 6, और t1 के बाद मिलेगी तो 5 पाई बाय 6। ओके, और क्योंकि आई नोट से आई नोट बाई 2 होने में पूछा है हमसे टाइम इंटरवल, तो ये जो t2 है वो t1 से ज्यादा ही होगा। ओके, तो ज्यादा होगा तो फिर अपने को यहाँ पे पाई बाय 6 लेने की बजाय 5 पाई बाय 6 यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो 5 पाई बाय 6 यदि मैं यूज करता हूं यहाँ पर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 को कट करेंगे, या फिर 100 को रहने देते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे फर्दर सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेकेंड टाइम है। ओके, सेकेंड कंडीशन में टाइम हमने लिखा है, तो t2 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 600 सेकेंड्स। हमसे पूछा है टाइम इंटरवल, तो हम इन दोनों टाइम्स को माइनस कर लेंगे। तो देखिए t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। सो t2 कितना है 5 बाय 600, और माइनस t1 कितना है, t1 है 1/200। सिंप्लीफाई करेंगे 600 आ जाएगा हमारे पास क्या, एलसीएम, तो ये आएगा 5 माइनस 3। ओके, और 2 डिवाइड बाय 600 है, यानी कि 1/300 सेकेंड्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/300 सेकेंड्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले हमने क्या निकाला, करंट। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, करंट, और दोनों कंडीशंस अप्लाई करके हमने 2 टाइम इंटरवल निकाल लिए और उनका डिफरेंस ले लिया। लेकिन जब सेकंड t2 निकालते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आई नोट बाई 2 दोनों 2 कंडीशन में मिलेगा अपने को। आई नोट बाई 2 करंट 2 कंडीशन में मिलेगा, t1 से पहले और t1 के बाद। तो क्योंकि टाइम इंक्रीज ही होता है तो हमें बाद वाला टाइम ही यहाँ पे लेना है। ये जो बाद वाला आई नोट बाई 2 जो मिलेगा वही अपने को लेना होगा, यानी कि पाई बाय 6 की बजाय 5 पाई बाय 6 यहाँ पर हमें यूज करना है। ओके, आप यदि पाई बाय 6 लेते तो जो इंटरवल आता वो नेगेटिव में आता, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो आपको फिर से दोबारा फिर ये लेकर ही करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या गिवन है, अ न्यूक्लियस ऑफ मास ब्रेक्स इनटू 3 न्यूक्लियाई विद अ मास डिफेक्ट्स ऑफ डेल्टा एम, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच डॉटर न्यूक्लियाई इफ दे हैव इक्वल मासेस। तो क्या गिवन है कि एक पेरेंट न्यूक्लियस है जो जिसका मास है m, और वो
ब्रेक होता है थ्री फ्रेगमेंट्स में, और इस ड्यूरेशन में मास डिफेक्ट्स भी होता है डेल्टा एम। ठीक है, तो यहां पर इनका जो मास होगा, इंडिविजुअल मास होगा, वो कितना होगा? देखो एम में से मास डिफेक्ट हो गया डेल्टा एम, तो रिमेन क्या किया अभी? मास एम माइनस डेल्टा एम, और ये एम माइनस डेल्टा एम इक्वली डिवाइड हो गया, यानी कि हर एक फ्रेगमेंट का जो मास है वो क्या हो जाएगा? एम माइनस डेल्टा एम डिवाइड बाय 3। ओके, और सब इक्वल फ्रेगमेंट से आइडेंटिकल है। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई ये फ्रेगमेंट से ये आइडेंटिकल है। ओके, आगे क्या पूछा हमसे? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच डॉटर न्यूक्लियस। ओके, हमसे डॉटर न्यूक्लियस का स्पीड पूछा है, तो हम क्या करेंगे? देखो, मास डिफेक्ट ही वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फ्रेगमेंट्स को एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ओके, तो मास डिफेक्ट का एनर्जी क्या है? डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, तो वो होगा तीनों का इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो 3 मल्टीप्लाइड विद 1/2 एम माइनस डेल्टा एम अपॉन 3 इंटू वी स्क्वायर। ओके, अब जो सिंप्लीफाई होता है उसे करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन एम माइनस डेल्टा एम। तो यहां से v हमारे पास क्या आ जाएगा? v विल बी अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा m, और c स्क्वायर से c बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर c रूट 2 डेल्टा m डिवाइडेड बाय m माइनस डेल्टा m। दिस विल बी आवर आंसर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? c अंडर रूट 2 डेल्टा m अपॉन m माइनस डेल्टा m। तो यहां पर ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या गिवन है? देखो गिवन है इन अ वर्नियर कैलिपर्स 49 मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। इफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm देन द वर्नियर कांस्टेंट इज। ओके, हमसे लीस्ट काउंट पूछा है, हम किस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे? 49 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 49 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन। ओके, वर्नियर कांस्टेंट इट मींस लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है 49/50 MSD, तो 1 MSD माइनस 49/50 MSD। ठीक है, तो लीस्ट काउंट यहां से बनेगा 1 माइनस 49 यानी कि 50 माइनस 49 यानी कि 1 अपॉन 50 इंटू MSD। MSD का वैल्यू हमसे गिवन है, 1 MSD का वैल्यू 0.5 mm, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू mm। सिंप्लीफाई करेंगे, लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा 0.01 mm, और यही है वर्नियर कांस्टेंट। तो यह आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 4। ओके, चलिए नेक्स्ट सी। 6 देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? 6 into 10⁵ जूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इन टाइम t नॉट। ओके, फाइंड द टोटल मोमेंटम imparted इफ द सरफेस इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग। देखो जब रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा? टोटल लीनियर मोमेंटम हमसे पूछा है। किसी भी फोटोन का मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं?
U अपॉन C। ओके, मान लो कि एक रेडिएशन U अपॉन C मोमेंटम के साथ किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, और ये सरफेस कंप्लीटली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ टोटल मोमेंटम का मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम तो फाइनली तो एब्जॉर्ब हो गया, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये आएगा 0 माइनस U अपॉन C। हमसे केवल मैग्नीट्यूड की ही बात करनी है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू U अपॉन C। तो यहां से U का वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 और C हैज वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 से 6 को कट करेंगे 2 और 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 8 को कट करेंगे 10 टू द पावर बचेगा 3। यह आएगा 2 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी। देखिए गिवन क्या है, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन अपवर्ड पैराबोलिक कर्व, ठीक है, जिसका इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.5। What should be maximum height above x axis so that it does not slip। तो मतलब ऐसा गिवन है कि पैराबोलिक कर्व है और अपवर्ड पैराबोलिक कर्व है। तो ये कर्व इस टाइप का है, ऐसा, ठीक है, और यहां पर कोई पार्टिकल प्लेस्ड है, यहां पर कोई पार्टिकल प्लेस्ड है इस तरह से, ठीक है। अब इस पॉइंट पर पार्टिकल स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब कि यहां पर रेस्ट में है, ओके, बैलेंस्ड है, रेस्ट में है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहां पर फ्रिक्शन ने इसको रोक के रखा हुआ है। तो देखिएगा हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं, मान लो कि ये सरफेस, ये इंक्लाइंड, ये जो सरफेस है इस पॉइंट पर, इसका इंक्लिनेशन है थीटा, और यदि स्लिप नहीं कर रहा है तो हमारे पास इक्वेशन होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है ना। तो थीटा ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, ओके। अब देखिएगा म्यू का वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 0.5। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। देखिए फर्दर हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाय 4। सो ये बनेगा x डिवाइड बाय 2। देखिए dy बाय डी एक्स बेसिकली क्या होता है, yx ग्राफ का स्लोप होता है, tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ tan थीटा 1/2 है और यहाँ पे dy बाय डी एक्स भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो tan थीटा आ गया हमारे पास x/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट हमने देखा फ्रिक्शन के कंसेप्ट से हमने tan थीटा निकाला 1/2, ठीक है, और वहीं इस ग्राफ, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमने tan थीटा निकाला x/2। इनको कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 1। हमसे पूछा क्या, व्हाट शुड बी मैक्सिमम हाइट अबव द x एक्सिस, मतलब हमसे ये हाइट पूछी है, वर्टिकल में ये वाली हाइट हमसे पूछी गई है, ये वाली हाइट y हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो y पूछा है बस कब, जब x का वैल्यू 1 हो, ठीक है ना, स्लिप नहीं कर रहा हो तो y इक्वल्स टू इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर यानी 1, तो y इक्वल्स टू 1/4 लेट्स से यूनिट मीटर, 1/4 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखिए क्या गिवन है, टू पोलरॉइड्स
आर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर। ओके, डायग्राम आप देख सकते हैं, पोलराइड्स है और उनके जो ऑप्टिकल एक्सिस हैं उनके बीच एंगल कितना है, 45 डिग्री। इफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नोट, अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी गिवन है आई नोट, फॉल्स ऑन वन पोलराइड, एक पोलराइड पर, फर्स्ट पोलराइड पर आई नोट इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट लीविंग सेकेंड पोलराइड, मतलब यहां पर हमसे इंटेंसिटी पूछा गया है। तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइड में से होकर पास होती है तो इंटेंसिटी इनिशियल का हाफ बचती है। ओके, आई नोट बाई 2 बचेगी फर्स्ट पोलराइड से निकलने के बाद, फिर दूसरे पोलराइड से निकलती है तो इंटेंसिटी के लिए हम मेलस लॉ यूज करेंगे, I इक्वल्स टू आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम क्या होता है, दैट इंटेंसिटी विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द पोलराइड। तो सेकेंड पोलराइड पर आई नोट बाई 2 इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है, तो हम यहां पर आई मैक्स की जगह आई नोट बाई 2 लिख पाएंगे। और कोस स्क्वायर थीटा होता है एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस, तो यहां पर एंगल है 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इधर स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर इंटेंसिटी इमर्जिंग फ्रॉम द सेकेंड पोलराइड विल बी आई नोट डिवाइडेड बाय 4, तो आई नोट डिवाइडेड बाय 4 विल बी आंसर थर्ड। देखो क्या गिवन है, if a vector is having magnitude equal to that of a vector equals to 4i cap plus 3j cap, a vector के तो मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है, and is parallel to b vector, और b vector के पैरेलल है, ओके, then if 3 and x are the component of the vector, okay, then find value of x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने जो प्रैक्टिस सेट्स करे हमने क्लास में, वो हमने अपने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं। हमने मॉक टेस्ट लिया, उसमें भी ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने किए हैं, ठीक है ना। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर का, तो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि बनेगा 4i कैप प्लस 3j कैप है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और रूट तो 16 प्लस 9 और वो 25 और उसका रूट 5, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया 5, ठीक है। और बी वेक्टर के पैरेलल है, तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे, जो कि बनेगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5, ठीक है। तो हमसे वो जो नया वेक्टर है वो पता करना है, तो सी वेक्टर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डॉट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो यहां से 5 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, सो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो न्यू वेक्टर बनेगा वो आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो देखिए इसमें बोला क्या है, इफ 3 and x are the component of this new vector, then what is value of x? तो 3 तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ओके, हमारे पास आंसर आया 3i कैप प्लस 4j कैप, 3 तो क्वेश्चन में ही गिवन है, बोला एक कंपोनेंट तो 3 है, तो दूसरे वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या आया 4, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए हैं। देखो क्या गिवन है, मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m इक्वल्स टू cp g रेज़ टू पावर -1/2 h कट रेज़ टू पावर 1/2, where c is speed of light, g is gravitational constant and h cut is what Planck's constant, find p। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज करेंगे और यहां से p का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मास है, मास के लिए हम लिखेंगे m1,
लेंथ का जो क्योंकि लेंथ का डायमेंशन यूज नहीं हो रहा मास में, तो L 0, और टाइम का डायमेंशन भी यूज नहीं होगा, तो उसका भी डायमेंशन क्या लिख देंगे 0। इक्वल्स टू c स्पीड ऑफ लाइट है तो L1 t माइनस 1, और पावर कितना है p, तो यहां से LP और t माइनस p ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद g, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m माइनस 1 और m माइनस 1 L3 और t माइनस 2। ठीक है, और यहां पर पावर है -1/2, -1/2। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां पर -1 से -1/2 मीट करेगा तो ये बनेगा +1/2, m पर पावर आ जाएगा m +1/2। ऐसे ही 3 के साथ -1/2 मीट करेगा, मल्टीप्लाई होगा मतलब, तो ये बनेगा देखिएगा -3/2, -3/2, और t माइनस 2 के साथ -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1। तो इस तरह से हमने g को भी सॉल्व कर लिया, g के पावर भी हमने निकाल ली, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। ऐसे ही h कट के लिए लिखेंगे, h कट क्या होता है, h डिवाइड बाय पाई होता है, h प्लांक्स कांस्टेंट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वही होता है जो एंगुलर मोमेंटम का होता है। प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख पाएंगे m1 L2 t माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितनी है 1/2, तो m पर पावर आ जाएगा 1/2, L पर पावर 1/2 बचेगा 1, L पर पावर बचेगा 1, और t पर पावर हो जाएगा -1/2। हमसे केवल बस p का वैल्यू पूछा गया है, तो देखिए m पर तो p पावर है ही नहीं, तो L और t से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो L को उठा लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में L पर पावर कितना है 0, राइट हैंड साइड में L पर पावर क्या बनेगा, देखो p -3/2 और +1 बनेगा, तो p -3/2 एंड +1। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू p -3/2 +1, तो 3/2 का मतलब है 1.5 में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस हो गया तो क्या बचा, हाफ बचा, हाफ भी नेगेटिव बचा, तो p क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 1/2, तो p हैज वैल्यू 1/2 या 1/2, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। देखिए क्या गिवन है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर as shown if the magnetic field at center is x√2 into 10 to the power -7 टेस्ला, then find the value of x। ठीक है, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर, हेक्सागन, ट्रायंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है। इस तरह से स्क्वायर वाला आ गया, क्लास का टॉपिक हमारे सामने आ गया। ठीक है, बस अपने को करना क्या है, किसी भी एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 साइड्स है, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो किसी भी एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड यदि निकालना है तो जो स्क्वायर है उसका कोई भी एक साइड एक वायर की तरह से काम करेगा, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की तरह से। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से निकालते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मान लो कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, वायर का लोअर पॉइंट p पॉइंट पर एंगल बनाता है लेट्स से अल्फा, और अपर पॉइंट एंगल बनाता है लेट्स से बीटा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस p पॉइंट ड्यू टू दिस वायर वो क्या होता है, B इक्वल्स टू μ0I अपॉन 4πd इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी फाइनाइट वायर के लिए। तो ये जो स्क्वायर है उसका हर एक साइड बेसिकली फाइनाइट वायर ही है। ओके, तो इसके सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डायगोनल का पॉइंट ऑफ मीटिंग बेसिकली क्या होगा, पॉइंट ऑफ मीटिंग क्या होगा, सेंटर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। ठीक है,
तो जैसे देखिएगा ये वाला जो साइड है इसमें क्योंकि एक ही वायर है तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, यदि एक साइड में 5 एम्पियर करंट है तो पूरे सर्कल में सॉरी पूरे स्क्वायर में कितना करंट ही फ्लो होता रहेगा, 5 एम्पियर ही करंट होगा। चलो तो देखिए ये करंट है 5 एम्पियर। ओके, अब अपने को क्या देखना है, ठीक है करंट है हमारे पास, एंगल्स नहीं है एक तो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस वाली साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मान लेता हूं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, तो ये डिस्टेंस है डी, ठीक है। साथ ही साथ एंगल की बात करते हैं तो ये जो डायगोनल है कॉर्नर पर इक्वल डिवाइड करेगा तो ये एंगल बनेंगे 45 डिग्री। ओके, और ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये सेंटर पर ये एंगल भी होगा 45 डिग्री। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें भी सेंटर पर ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 45 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। बस अपने को अब ये वैल्यू को यूज करना है, उस फॉर्मूला में यूज करना है। तो देखिएगा सी देखो, तो यहां से B आ जाएगा हमारे पास क्या, म्यू नॉट इंटू आई, अभी के लिए आई लिखते हैं, अपन बाद में आई का वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी क्या होगा, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। ओके, तो ये जो डी है यहाँ पर साइड का हाफ हो जाएगा, तो मान लो साइड है 1 मीटर तो उसका हाफ 1/2 होगा, जिसे मैं L/2 लिख लेता हूं फॉर दिस टाइम, तो L/2, ठीक है। और मल्टीप्लाइड विद, अब देखो अल्फा का वैल्यू भी 45 है और बीटा का वैल्यू भी 45 है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 45, और ट्वाइस ऑफ साइन 45 का मतलब है 2 इंटू 1/√2, और 2 से 1/√2 कटेगा तो √2 ऊपर बचेगा केवल, तो ये आ गया √2, ठीक है। तो यहां से 2 भी ऊपर जाएगा, तो b का वैल्यू यहां से बनेगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L इंटू 2√2। तो देखो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, b देखिए म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट गिवन है 5, 4 पाई और लेंथ गिवन है 1, और अंडर 2√2। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, ओके 5 2 जा 10, तो यहां से आ जाएगा b इक्वल्स टू 10 √2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, हमें गिवन क्या है, गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इज x√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। कंपेयर करते हैं तो √2 भी है, 10⁻⁻7 टेस्ला भी आ गया, x की जगह 10 है, तो यहां पर जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया हमारे पास, 10। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखा, क्लास में जो हमने क्वेश्चन करे वो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं जेईई मेंस के पेपर में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या गिवन है, पहले रीड करते हैं। A planet of mass of 1/6 of Earth's mass, okay, radius of 1/3 of 1/3 of Earth's radius, okay. If escape speed of Earth is 11.2 km per second, then escape speed for the planet shall be in किलोमीटर पर सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन हमने 9th क्लास के फाउंडेशन बैच में किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इंटीजर डेटा जो है वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है, अदरवाइज कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो हमने 9th क्लास के फाउंडेशन बैच में किया हुआ है। तो देखो किस तरह से करना है, हमें पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √gm अपॉन r, ठीक है ना, √2gm अपॉन r, सॉरी 2gm अपॉन r, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है किसी भी प्लेनेट के लिए। जब बॉडी को कहां से थ्रो करा जा रहा है, अर्थ जब कहां से थ्रो किया जा रहा है, सरफेस से, प्लेनेट के सरफेस से। तो चलो हम अर्थ के लिए लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी और फिर प्लेनेट के लिए लिख लेते हैं। तो अर्थ के लिए मैं लिखता हूं यदि इस इक्वेशन को, तो √2 g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो वो तो सबके लिए सेम ही होगा, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ,
और इस एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को दूसरे प्लेनेट के लिए यूज कर लेते हैं जिसके मास और रेडियस गिवन है। तो नेक्स्ट फिर हम प्लेनेट के लिए लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एस्केप फॉर अ प्लेनेट, तो 2g। अब देखो मास कितना गिवन है, 1/6 ऑफ अर्थ मास, तो हम लिखेंगे मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस, तो RE रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 6 को कट करेंगे 2, तो VP यहां से क्या आ जाएगा, VP आ जाएगा हमारे पास कितना, √2GME डिवाइडेड बाय RE मल्टीप्लाइड विद 1/√2। तो देखो ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, इसका ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिसका वैल्यू कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय √2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये करीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड के नियर बाई अपने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि दूसरे प्लेनेट पर ये जो स्पीड है ये कितनी आएगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस एटम मूव्स टू 1st एक्साइटेड स्टेट, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड। तो मतलब क्या गिवन है, 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 6, ठीक। अच्छा, इसी तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना है, तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2। हमसे पूछा नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, बस उसी को यूज करना है, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से n इक्वल्स टू N2 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिएगा ये आएगा 4 मल्टीप्लाइड विद 5 डिवाइडेड बाय 2, सो 20/2 यानी कि 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 10 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, a negatively charged particle rotates around a positively charged infinite line charge as shown, time period of the particle is। देखो क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन हमें एग्जाम के डे के माहौल के साथ कंपनसेट करना पड़ता है, उसके साथ में अपने आप को मर्ज करना पड़ता है, ठीक है, वही प्रिपरेशन होती है। पहले से यदि हम प्रिपेयर्ड होते हैं तो उस डे को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। तो अपने को जो पढ़ा है उस पर बिलीव करना चाहिए, उस पर रिलाई करना चाहिए, ओके, और एग्जाम के डे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो रोटेट करता है पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट लाइन चार्ज के अराउंड, और हमसे पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन। तो हमें पता है कि ये रिवॉल्व कर रहा है, ये पार्टिकल यदि यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है ये जो पॉजिटिवली चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज लाइन है, ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी QE फोर्स लगाकर, ठीक है। चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, तो मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो QE इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ये ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द वायर, ठीक है। E क्या है, वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी लीनियर
चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2k लैम्डा अपॉन आर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r तो है ही। तो यहां से हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा टाइम पीरियड, तो उसके लिए पहले हमें ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां से देखिएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2q लैम्डा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, और देखिए के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। तो देखिएगा ये एम आर आर को मैंने इधर भेज दिया और के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने यूज कर लिया। तो देखिएगा 2 से 4 पाई को कट करेंगे, नीचे 2 बचेगा, यहां से ओमेगा आ जाएगा। देखिए टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो सीधे हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 पाई और अपॉन ओमेगा, तो ये पलट जाएगा और ये आएगा एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्यू लैम्डा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो t इक्वल्स टू ये आ जाएगा, देखिएगा, देखो 2 को अंदर लूंगा तो 4 टू जा 8 पाई को अंदर लेंगे स्क्वायर, 1 पाई पहले से है तो पाई क्यूब, ओके, और एप्सिलॉन नॉट एंड एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू लैम्डा, ये हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू आया। इसे कंपेयर करेंगे हमारे जो ऑप्शन है उससे, तो देखिए क्या गिवन है, √x पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा क्यू, हमारा क्या आया 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर बाय लैम्डा क्यू। तो यानी कि उसमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो x गिवन है किसकी जगह, 8 की जगह, तो हमारा जो x है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8, यही आंसर है 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, पूरा दिखेगा, चलो थोड़ा बहुत ही बचा है बस, बाकी तो पूरा दिख ही गया ऑलमोस्ट। चलो क्या गिवन है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 4 मीटर इज लोकेटेड एट अ हाइट कैपिटल R above the surface of earth. The time period of the simple pendulum is 2 pi √x 8/x second. Find value of x. तो देखो हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है t इक्वल्स टू 2 पाई √L/g। तो ये जो g होता है ये g इफेक्टिव होता है बेटा, g क्या होता है, g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्या बोला है, लेंथ गिवन है 4 मीटर, L गिवन है, ठीक है, हाइट कहां पर है, अर्थ सरफेस से r हाइट पर, तो यानी अर्थ सरफेस से यदि हाइट बढ़ती है तो g कम होता है, यानी g चेंज हो जाएगा, तो g इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो g इफेक्टिव क्या होगा, g इफेक्टिव होगा, हमारे पास फॉर्मूला है g का वेरिएशन का विद रिस्पेक्ट टू द हाइट, तो वो होता है g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r होल स्क्वायर। तो देखिए g इफेक्टिव यहां से बनेगा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h की जगह लिखेंगे, गिवन है r बाय r करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 उसका स्क्वायर 4। तो g इफेक्टिव हमारे पास क्या आया, ये आया g/4, ठीक है, ये वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई √L हैज वैल्यू 4 डिवाइड बाय g और डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 ऊपर जाएगा 16। तो अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं, चलो बाद में कंपेयर करेंगे, g की जगह हम वैल्यू रखेंगे, g की जगह वैल्यू रखेंगे 10, तो 2 पाई √16 बाय 10, तो ये बनेगा 8 बाय 5, ठीक है ना। तो देखो 2 पाई √8 बाय x हमारा आया 2 पाई √8 बाय 5, कंपेयर कर लेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 5, और x का वैल्यू ही पूछा है तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 नहीं 5, ओके। चलो नेक्स्ट देखो
व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। देखिए गिवन है टू आइडेंटिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, इवन डेटा भी थोड़ा सा वेरिएशन किया है हालांकि, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स कनेक्टेड विद लाइट थ्रेड्स, ओके, फ्रॉम कॉमन पॉइंट एज शोन, आफ्टर पुटिंग अरेंजमेंट इन लिक्विड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स डज नॉट चेंज। एक तो ये बोला है कि एंगुलर सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, और किसके अंदर पुट कर दिया है इसको, लिक्विड के अंदर। इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज 1.4, बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 1.4 और लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 0.7। पूछा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको किस तरह से डील करना है, सबसे पहले हमें फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। तो देखो जैसे मैं इधर ले लेता हूं, ये वाला चार्ज पार्टिकल मैं यहां पर कंसिडर कर लेता हूं। देखो सबसे पहली बात, मान लो कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, जब वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, कितना, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, और वेट एक्ट करेगा, मास m में, तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा थ्रेड में टेंशन डेवलप होगा T, और यदि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है थ्रेड, थीटा एंगल से सस्पेंड होता है, तो यहां पर भी थीटा एंगल होगा, T के कंपोनेंट बनेंगे T cos थीटा, और इधर आएगा T sin थीटा। ठीक है, यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो T sin थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, और T cos थीटा इक्वल्स टू mg। डिवाइड करेंगे तो tan थीटा विल बिकम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, फर्स्ट आ गया हमारे पास, tan थीटा हमने निकाल लिया, जिस एंगुलर सेपरेशन की बात बोली है, थीटा की बात बोली है, वो यहां से निकाला जा सकता है, लेकिन वो हमसे पूछा नहीं है। हमसे पूछा गया क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जबकि मैं इस पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डुबो देता हूं, जो कि इधर दिखा भी रखा है यहाँ पर डायग्राम में। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इसके अंदर डुबो देता हूं इसको, तो दो चीजें चेंज हो जाएंगी। एक तो जो कांस्टेंट है के, ये चेंज हो जाएगा, और दूसरा क्या चेंज होगा, यहाँ पर जो जी है, जी भी चेंज हो जाता है, जी इफेक्टिव यहाँ पर होगा, और वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जी इफेक्टिव हमें देखना पड़ेगा। जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू ट्रू जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये अपरेंट जी होता है जो कि लिक्विड के अंदर है, जी ट्रू और जी डैश अपरेंट। तो देखिएगा इसमें लेकिन डेंसिटी नहीं गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप देखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड में भी, डेंसिटी ऑफ वाटर में भी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड में भी और डेंसिटी ऑफ बॉडी में भी। जब हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर रिलेटिव डेंसिटी के साथ डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों में यूज हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर मैं सीधे डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू डेंसिटी ऑफ बॉडी में वैल्यू पुट कर लेता हूं, और ये आएगा, देखिएगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 1.4। इसे सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2, यानी कि जी डैश आ जाएगा हमारे पास g/2, यानी जी डैश हमारे पास आ गया कितना, जी डैश आ जाएगा हमारे पास g/2। ठीक है, तो जी डैश हमने निकाल लिया। चलिए देखो जी डैश इज व्हाट, g/2। चलो ठीक है, इसके अलावा जो इस लिक्विड के अंदर tan थीटा तो सेम है, बट k चेंज हो जाएगा। k पहले क्या था, k की जगह मैं पहले लिखूं तो k की प्लेस पर हम वो फॉर्मूला लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एम जी, ठीक है। और लिक्विड के अंदर डाला है तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर एम, और जी डैश की जगह आ जाएगा जी बाय 2, ठीक है। अब आप देखेंगे कि टेन थीटा चेंज नहीं हुआ है, टेन थीटा सेम है, तो टेन थीटा का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करता हूं। आई होप आप देख रहे हैं इसको प्रॉपरली। यदि हम इक्वेशन 1 से टेन थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो आप पाएंगे कि क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर एम जी से आर स्क्वायर एम जी, सब कट जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन के बाई 2, के 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 बाई के, 1 इक्वल्स टू 2 बाई के, तो यहां से के का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और यही हमारा आंसर है। k इक्वल्स टू वॉट 2, ठीक है ना, k इक्वल्स टू 2, यही पूछा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड वो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो ये था आज का पेपर, ठीक है ना। आज के पेपर में हमने सॉल्व किया है, आज की क्लास में हमने सॉल्व किया जेईई मेंस 2024 में 30 जैन को पूछे गए इवनिंग शिफ्ट के पेपर को, ठीक है। आई होप आपको रियलाइज हुआ होगा कि जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम देखते हैं, जो क्वेश्चंस लगाते हैं, यदि उन्हें भी सही ढंग से थोरोली और सिंसियरली लगाया जाए तो डेफिनेटली हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन जेईई मेंस। ओके, तो आप इस फील्ड को समझेंगे और आप क्लास के साथ बने रहेंगे, ठीक है। लगातार बने भी रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह से आपको सभी पेपर्स के सॉल्यूशन इसी तरह से प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।